बार सरकार बनते ही 1 जुलाई को सरकार का गठन हो जाएगा। 4 जुलाई को खटाखट 8500 रुपये हर परिवार की महिला के खाते में पहुंचते सुल्तानपुर के रहेंगे। विकास की हम बात करें तो अभी तक आपने वो कौन सी चीज़ को समझा है सुल्तानपुर की राजनीति में जो बेहद महत्वपूर्ण है, जो सीधा लाभ कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो सांसद की सीट पर बैठेगा वो सुल्तानपुर के लोगों को दे सकता है? 4-5 इंजन, जितने इंजनों की बात होती है वो तो सब भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो डिब्बों का अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो उनको पता तो होना चाहिए कौन सा इंजन खींच रहा है इसको। सुल्तानपुर में इस वक्त चुनावी सरगर्मियां अपने सराखों पर हैं। लगातार तमाम जो इंडिया गठबंधन के नेता हों या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, लगातार सुल्तानपुर की तरफ कूच कर रहे हैं। फिलहाल जनता जनार्दन किसको अपना मत देगी, किसे सत्ता पर बैठाएगी, काबिज करेगी, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ युवा कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष वरुण मिश्रा जी मेरे साथ हैं, जो एक जनसभा को संबोधित करने के बाद यहाँ से रवाना हुए। ये हमने पकड़ लिया। कैसे हैं सर आप? मैं बढ़िया, बहुत अच्छा। अब की बार तो भाजपा वाले कह रहे हैं अब की बार 400 पार। अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार, उनके नारे गलत है। आप एक ही बार में खारिज कर दे रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से मैं जनता का रुझान देख रहा हूँ, लोगों के बीच में उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। आंखों से पता चलता है कि इस बार जनता परिवर्तन के मूड में है, परिवर्तन हो रहा है। अभी देखा जाए तो अगर जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी समस्या जो है छुट्टा जानवरों को लेकर है। छुट्टा जानवरों को लेकर जनता में आक्रोश भी है और लोग एक शिकायत भी कर रहे हैं, चाहे किसी की भी रैली हो। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी की भी रैली में शिकायतें मिल रही। अगर आपकी इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो कुछ रोड मैप तैयार किया आप लोगों ने? निश्चित रूप से छुट्टा जानवरों के लिए हमारे पास पहले से ही रोड मैप है और छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक रोड मैप बनाकर उसको साबित किया है। और वहाँ छत्तीसगढ़ में जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो वहाँ गायों का गोबर तक खरीदा जाता था। जब गोबर बेचने की लालच में लोग अपने जानवरों को सड़कों पर नहीं छोड़ते थे, उससे उनको भी फ़ायदा होता था। तमाम डेयरी प्रोडक्ट्स बनते थे, महिलाओं को रोज़गार मिलता था। बहुत सारे ऐसे वो हैं। तो हमारी सरकार के पास एक अच्छा रोड मैप है। इसके लिए मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से आपको दिखाई पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ मॉडल लागू किया जाएगा। अच्छा, अभी राशन की अगर बात करें तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 5 किलो राशन की जो प्रक्रिया चलाई थी, हालांकि ये प्रक्रिया पूर्व से कांग्रेस सरकार ने लाई थी, जिसका विरोध भी उस वक्त विपक्ष में रहने वाले लोगों ने किया था। बाद में उन्हीं सरकारों ने 5 किलो राशन की जो व्यवस्था थी फ्री में, मुफ्त में जनता को उपलब्ध कराया है। लेकिन इस दरमियान जो विपक्ष में जब आप लोग हैं तो तमाम नेताओं ने इस पर आरोप लगाया कि जनता की आदत खराब कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिस तरीके से चाहते थे कि आम लोग जो दबे कुचले लोग हैं वो सशक्त बने, वो नहीं बन पा रहे हैं अगर आप उन्हें मुफ्तखोरी सिखाएंगे तो। ऐसे में फिर आपकी सरकार अगर बनेगी तो ऐलान किया गया है कि हम 10 किलो राशन देंगे मुफ्त में, तो कहाँ तक ये जायज़ होगा? देखिए, 2 बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राइट टू फूड, जो कांग्रेस की सरकार का विजन था, उसके तहत, उस कानून के तहत लोगों को फ्री में अनाज बांटना शुरू किया, निःशुल्क जिसको वो बोलते हैं। ये सही है कि वो 5 किलो अनाज न खाने के लिए पर्याप्त होता है, न रहने के लिए। कांग्रेस की सरकार ने ये देखा कि अगर हम 10 किलो राशन देते हैं तो एक परिवार कम से कम उस 10 किलो राशन से अपना 15 दिन 20 दिन का राशन आराम से उठा सकता है, भोजन कर सकता है, रोजगार के लिए आगे निकल सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 किलो राशन देकर लोगों को पंगु बना दिया। लोग ना इधर के रहे ना उधर के रहे, 5 किलो राशन की आस में वो बैठे हैं। इसके चक्कर में कोई रोजगार भी नहीं हो पा रहा है, कहीं बाहर नहीं निकल पा रहे। जब 10 किलो ये राशन हो जाएगा तो निश्चित रूप से आदमी को इस तरफ की चिंता छूट जाएगी कि हमारे घर में भोजन कैसे बनेगा, और वो निश्चित रूप से किसी धंधा रोजगार किसी उसके लिए जा सकता है। इसलिए जो है कांग्रेस की सरकार ने ये निश्चय किया है कि हम 10 किलो राशन देंगे। लगता है कि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या 10 किलो राशन पर्याप्त होता है? उसकी आगे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती किसी को? नहीं, देखिए, राशन से ये सच है कि किसी की दवाई की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं हो सकती। एग्जैक्ट यही बात मैं कहना चाह रहा था कि 10 किलो राशन से सिर्फ पेट भर सकता है आदमी का। आदमी कोई रोजगार नहीं पा सकता, पैसा नहीं पा सकता। उसके लिए उसको उद्यम करने होंगे, प्रयास करने होंगे, तभी कुछ मिलेगा। तो जब 10 किलो राशन से लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे, घरों पर भोजन की चिंता छूट जाएगी कि घर पे आज बनेगा क्या। जब ये चिंता छूट जाती है आदमी से तो निश्चित रूप से आदमी और प्रयास करता है नगद धन ले आने का घर में। उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी के पास तमाम योजनाएं हैं और 30 लाख नौकरियां देने का हमने वादा किया। जो खाली पड़े पद हैं उनको भरा जाएगा, संविदा समाप्त की जाएगी, आउटसोर्सिंग का काम बंद किया जाएगा। आउटसोर्सिंग के माध्यम से
कंपनियों को एक कर्मचारी की तनख्वाह 30,000 मिलती है, लेकिन वो लोगों का शोषण करते हुए उन्हें 6,000 और 8,000 रुपये पर सिमटा दे रहा है। ये बहुत समाज में एक खाई पैदा कर रहा है। हम लोग ये प्रयास करेंगे, कांग्रेस की सरकार ये प्रयास करेगी कि लोगों को पक्की नौकरी मिले। अभी सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी जब मीडियाकर्मी से बात कर रही थी तो ये इंडस्ट्री के मामले में, रोजगार के मामले में जब सुल्तानपुर के लिए सवाल पूछा गया कि क्या आपकी सरकार अगर इस बार बनती है तो सुल्तानपुर के लोगों को रोजगार देने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया जो है यहाँ डेवलप कराएंगी, आप इंडस्ट्री लेकर आएंगी, तो उन्होंने कहा कि क्या ये ज़रूरी है कि इंडस्ट्री से ही किसी भी जिले का विकास हो सकता है। इस बात से आप कितना सहमत? देखिए, सांसद जी का ये जवाब बहुत गैर जिम्मेदाराना है। उनको ये सोचना चाहिए कि इंडस्ट्रियल एरिया जब आते हैं तो निश्चित रूप से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलते हैं, आजीविका के साधन मिलते हैं, तमाम फैक्ट्रियां इसका उदाहरण है। बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं। अमेठी में आप देखिए, बगल में त्रिसुंडी इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ कोको कोला कंपनी है। सबसे ज़्यादा रोजगार सुल्तानपुर के लोग और अमेठी के लोग उसमें पाते हैं। उसी के बगल आप देख लीजिए CRPF ग्रुप कैंप है, उसके सामने तमाम होटल और रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, तमाम किराए के भवन बन गए हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। तो ये कहना तो बहुत गलत है कि इंडस्ट्रियल एरिया लाने से लोगों का विकास नहीं होता। इंडस्ट्रियल एरियाज आएंगे तभी तो विकास होगा। और एक सांसद की ये मेंटेलिटी होनी चाहिए, ये मानसिकता होनी चाहिए कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के नौजवानों को क्या देंगे। आप कल को सांसद नहीं रहेंगे तो आपका उदाहरण लोग क्यों देंगे। सुल्तानपुर में एकमात्र चीनी मिल उद्योग का कारण है, और आज भी लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार में वो उद्योग लगा था, और आज भी जितने लोगों की आजीविका, जितने घरों की आजीविका चल रही है वो चीनी मिल के माध्यम से चल रही है। उनके परिवार जो है पोषित, पुष्पित और पल्लवित हो रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, और सांसद जी को इस बयान पर माफ़ी मांगनी चाहिए और ये बात कहनी चाहिए, डंके की चोट पर कहनी चाहिए कि इंडस्ट्रियल एरिया आएगा, इंडस्ट्री लगेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, औद्योगिक घराने डेवलप होंगे, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे। अब सांसद जी सिर्फ सड़कों तक सीमित रह गई। 2-3 सड़कें शहर में चौड़ी हुई हैं, उसका क्रेडिट कभी नगर पालिका अध्यक्ष ले लेते हैं, कभी विधायक जी ले लेते हैं, कभी सांसद जी ले लेते हैं। आपने क्या देखा, इसकी क्रेडिट किसको जानी चाहिए? चौड़ी तो हुई है सड़कें चौड़ी हुई, किसने कराई हैं? कह तो रहा हूँ, दो सड़कें चौड़ी हुई हैं। लेकिन अब समस्या तो ये है कि इस बात को पूछेगा कौन कि ये सांसद जी ने कराया, कि विधायक जी ने कराया, कि चेयरमैन साहब ने कराया। तक आपको क्या लगा शहर में रहते हुए, राजनीति करते हुए, कि किसने चौड़ी कराई? देखिए, मुझे तो लगता है किसी ने नहीं कराई है। तो चौड़ी हुई कैसे? कहीं जिला पंचायत अध्यक्ष ने न करा दी हो, और कोई और किसी और योजना के माध्यम से ना हो गई हो। मैं तो ये भी मानता हूँ, हो सकता है किसी और ने कराई हो, क्रेडिट सारे लोग ले रहे हैं। तो इन लोगों को आपस में तय कर लेना चाहिए ना कि इस सड़क का क्रेडिट कौन लेगा। पालिका अध्यक्ष जी लेंगे, विधायक जी लेंगे, कि सांसद जी लेंगे, कि जिला पंचायत अध्यक्ष जी लेंगे। क्योंकि 4-5 इंजन, जितने इंजनों की बात होती है वो तो सब भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो डिब्बों का अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो उनको पता तो होना चाहिए कौन सा इंजन खींच रहा है इसको। क्योंकि आप सुल्तानपुर की राजनीति में बहुत सक्रिय रहे हैं, आपने नगर पालिका का जो चेयरमैन का इलेक्शन था, इन्होंने जब लड़ा तो पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस का इतिहास यहाँ से बदला था, और दूसरे नंबर पर कांग्रेस इनके नेतृत्व में सुल्तानपुर में आई थी। तो आप बखूबी सुल्तानपुर की राजनीति को समझते हैं। अगर सुल्तानपुर के विकास की हम बात करें तो अभी तक आपने वो कौन सी चीज़ को समझा है सुल्तानपुर की राजनीति में जो बेहद महत्वपूर्ण है, जो सीधा लाभ कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो सांसद की सीट पर बैठेगा वो सुल्तानपुर के लोगों को दे सकता है? सबसे अच्छी बात, अगर कोई सांसद यहाँ पहुँचता है तो उसको सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने होंगे शहर के, और सबसे बड़ी बात रोजगार के बारे में सोचना होगा। सबसे अच्छा काम अगर किसी सांसद का होता है तो वो क्या करता है कि वो रोजगार देता है अपने क्षेत्र के लोगों को। एक आदमी नौकरी करता है और उसका पूरा परिवार उससे भोजन करता है। तो सबसे पहले जो भी सांसद बने उसके सबसे पहले ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे संसदीय क्षेत्र के नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा। रोजगार के लिए जो दिल्ली मुंबई कमाने जाते हैं वहाँ बेइज्जत होते हैं, कोई मारता है, कोई पीटता है, कोई भगाता है, कभी मराठा के नाम पे, कभी उत्तर भारत के नाम पर। मजदूरों का पलायन, निश्चित रूप से पलायन रोकना होगा। जैसे हर राज्य की अपनी एक विशेषता होती है। मान लीजिए हम ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में चावल बहुत पैदा होता है, बंगाल में गेहूं बहुत पैदा होता है, पंजाब में गेहूं बहुत पैदा होता है, हरियाणा में गेहूं बहुत पैदा होता है। तो हर राज्य की अपनी एक विशेषता है। उसी तरह उत्तर प्रदेश में मानव संसाधन बहुत पैदा होता है। हमारे पास लेबर बहुत है, श्रमिक बहुत हैं। तो श्रमिकों का पलायन रुकेगा तो हमारा उत्तर प्रदेश डेवलप होगा। हमारे यहाँ के मजदूर जाकर दूसरे राज्य का डेवलप करते हैं, जो हमारे मजदूर यहीं रुक जाएंगे, उनको यही काम मिलेगा, तो हमारा प्रदेश तो डेवलप होगा ही, साथ साथ वो मजदूर भी डेवलप होंगे। तो जो भी सांसद बने उसको सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए, श्रमिकों को पलायन रोकना चाहिए, रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए। तो ये 8500 रुपये खटाखट वाली स्कीम आप लोग लाने जा रहे हैं? निश्चित रूप से इस बार सरकार बनते ही 1 जुलाई को सरकार का गठन हो जाएगा। 4 जुलाई को खटाखट 8500 रुपये
हर परिवार की महिला के खाते में पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे वरुण मिश्रा, जो युवा कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं और इन्होंने बहुत करीब से सुल्तानपुर की राजनीति को समझा है। क्योंकि सुल्तानपुर की जो राजनीति है वो सियासत का गढ़ इसलिए भी है कि ये सीट बिल्कुल अमेठी से सटी हुई है। यहाँ इसके पहले कभी गांधी परिवार का दबदबा हुआ करता था, लेकिन वो गांधी कांग्रेस के हुआ करते थे, उनके कैंडिडेट अक्सर यहाँ से जीतते थे। लेकिन इस बार बीजेपी की जो कैंडिडेट हैं वो भी गांधी परिवार से हैं, लेकिन बीजेपी के पाले से हैं। इसके पहले वरुण गांधी जी थे, इसके बाद अब मेनका गांधी जी हैं और इस बार भी मेनका गांधी प्रत्याशी हैं यहाँ से। क्या कुछ होगा आने वाली तारीखों में तय होगा। फिलहाल सुल्तानपुर की सियासत के जो भी लोग मायने समझ रहे हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस बार सुल्तानपुर की जनता किसकी तरफ करवट लेने वाली है। कैमरा पर्सन के साथ मैं आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, सुल्तानपुर।